जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और छात्रों, कैसे हो आप लोग? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? यदि आपकी तैयारी जोरों शोरों से नहीं चल रही है तो कृपया शेड्यूल बनाएं और शेड्यूल के तहत एक डिसिप्लिन के तहत तैयारी करें। मेरा नाम है सिद्धांत और आज शुरू करेंगे हम आज की करंट अफेयर की क्लासेस। रेगुलर 6 बजे, ध्यान दीजिएगा, रोजाना 6 बजे सनराइज क्लासेस पर करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं, जो कि आपके जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा करंट अफेयर क्या है कि हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? 13 जून को। पूरे विश्व भर में 13 जून को रंगहीनता दिवस मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। जिसको क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस मनाया जाता है रंगहीनता के लिए। ऐसे व्यक्ति जो रंगों को फर्क नहीं कर पाते, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी होती है, ये संक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए और सोसाइटी के प्रति ऐसे बच्चों को या ऐसे व्यक्ति को संवेदनशील और उनसे अच्छे से व्यवहार करने के लिए पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी दिवस की बात आएगी तो ध्यान देना, 5 जून हमेशा याद रखना। 5 जून जो है क्या मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। कौन सा? पर्यावरण दिवस। देखिए, ये ऐसे तो देखा जाए पर्यावरण दिवस सबको पता है। बहुत सारे छात्र, तैयारी करने वाले छात्र को तो ये पता ही है कि भाई 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन फिर भी रिपीटेडली बार बार ये आईएएस जैसे एग्जाम में भी आता है, तो ये डेट याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ आने वाला है 21 जून। ठीक है, ध्यान देना, 21 जून। और 21 जून को मनाया जाएगा क्या? पूरे विश्व भर में योग दिवस। क्या मनाया जाएगा भैया? योग दिवस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये कुछ डेट याद रखना है। ठीक है, 13 जून को क्या मनाया जाता है? एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस और 21 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में योग दिवस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा कौन कौन सा करंट अफेयर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच संस्था का नाम आया है, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इस साल भारत का जो रैंक है वो 129वां स्थान है। ठीक है, बहुत सारे जो सूचकांक आते हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में 129वां स्थान है। इस साल का जितने भी पेपर होंगे और अगर भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में पूछेगा तो 129वां ही बताना है। एग्जाम में अगर पूछ ले कि भैया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी संस्था निकालती है, यह रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है, तो उत्तर होगा आपका विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। ठीक है, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आए समझ में? और जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने अलग से लिखा भी है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने अलग से इसका लिखा भी है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर ज्यादा बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब भी विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट बनाई जाती है तो इसके क्या क्या आयाम होते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सूचकांक जब बनाया जाता है तो इसमें कौन से आयाम यानी कौन से फैक्टर्स देखे जाते हैं? तो जरा देखो, 4 प्रमुख आयामों पर लैंगिक समानता का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, किसी भी देश में महिला और पुरुष की आर्थिक भागीदारी कितनी सहभागिता है, कितना % वहां की जो औरतें हैं और वहां के जो पुरुष हैं सरकार को मदद कर रहे हैं या उस देश की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। शिक्षा का अवसर, महिला और पुरुष में क्या सभी लोगों को बराबर शिक्षा का अवसर मिल रहा है या कहीं पर असमानता देखने को मिल रही है? लेकिन आपको बता दें, आज भी भारत में इतनी सारी योजनाओं के बाद भी पुरुष और महिलाओं को अभी भी कम अवसर मिल रहे हैं पढ़ाई के। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत पहले से
1947 की बात करेंगे और आज अगर 2024 की बात करेंगे तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया है, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं असमानता तो है। यही कारण है कि हमारी जो रैंक आ रही है वो कौन सी है, 129वीं। और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, महिला और पुरुष में दोनों की जो हेल्थ कंडीशन है वो कैसी है, सरकार उसमें बराबर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। राजनीतिक सशक्तिकरण, पुरुष और महिला हमारे भारत में राजनीति में कितना सशक्तिकरण है ये भी फैक्टर देखा जाता है जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आयाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। भारत की रैंक कौन सी है, 129वीं रैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, किसको फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो उत्तर क्या होगा, ज्योति विज। ये है ज्योति विज जिनको अभी फिक्की का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, यही है एमएस यानी मिस ज्योति विज जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है फिक्की का। ठीक है, तो यहां पर फिक्की का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, यहां पर फिक्की का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान फिक्की का आपके अर्थशास्त्र के प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ध्यान देना छात्रों, जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छा खासा संघर्ष तैयारी के दौरान करना पड़ेगा। देखिए, सरकार आती है जाती है और सरकार अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सब्र आपको जरूर बांधना पड़ेगा यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि कभी हो सकता है पेपर लीक हो जाए, कभी हो जाता है कि पेपर रद्द हो जाए, अगली डेट आ जाए, तो एक बड़ा सब्र आपके अंदर बांध के रखना पड़ेगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, फिक्की के बारे में जान लेते हैं। यह एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है, ध्यान देना, गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में, इसकी स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। तो यहां पर पॉइंट नोट करने की बात है कि भारत का सबसे पुराना व्यापार मार्केट कौन सा है, पुराना शीर्ष व्यापार संगठन कौन सा है, तो वो फिक्की है। ठीक है, ध्यान देना, वो क्या है भैया, फिक्की है। भारत का सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन कौन सा है, ये फिक्की है। ठीक है, इसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इसी संगठन की अभी महानिदेशक बनी है कौन, मिस ज्योति विज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष, ध्यान दीजिएगा, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, 12 जून। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा आपका, 12 जून को। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बाल श्रम निषेध, देखिए हमारे संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है और ये एक मौलिक अधिकार भी है, और जो भी बच्चा 14 साल से कम है उसे किसी भी कारखाने में, उद्योग में, दुकान में, कहीं पर भी उसे काम नहीं करवा सकता। ऐसा क्यों लिया एक्शन, ऐसा एक्शन इसलिए लिया गया, इसको मौलिक अधिकार भी इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ये जो उम्र होती है बच्चों की वो ग्रोइंग की होती है, उनका मानसिक और शारीरिक विकास की होती है, और इस एज में अगर उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ से भी बैक जाएगा, हेल्थ से भी पीछे होगा और मानसिक स्वास्थ्य से भी पीछे जाएगा, सोचने की क्षमता उसकी कम रहेगी। एक बार वह वयस्क हो जाए तो वह किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन ये जो उम्र होती है इस उम्र में उसका पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, हर वर्ष किस तिथि को, तो दुनिया भर में विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है 12 जून को, ये ध्यान रखना है आपको। और ध्यान देना, इसी से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है हमारे, इसी से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान भी है। अब संवैधानिक प्रावधान क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 हमारे संविधान के भाग 3 में, ध्यान देना, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसका, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ध्यान देना, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसको छाप लीजिएगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और इन्हीं 12 से 35 अनुच्छेद में अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 जो अधिकार है वो क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, यदि करेगा तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, ध्यान दीजिएगा,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार यानी बलात् श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी मानव की तस्करी नहीं कर सकता और ना उससे बलात् श्रम करा सकता है। ये आर्टिकल कौन कह रहा है? आर्टिकल 23 कह सकता है। छाप लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, अब जरा देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य पर या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। यानी ऐसे कारखाने हो गया, फैक्ट्री हो गया, रेलवे हो गया, कहीं पर भी हो गया, जो बच्चे 14 साल से कम है आप उनसे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उन बच्चों का शोषण हो रहा है यदि आप उनसे काम करवाते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा? विश्व बाल श्रम निषेध, विश्व बाल श्रम निषेध जो 12 जून को मनाया जाता है। अब इसी से लिंक कर दिया किसको? संविधान को। इसी से लिंक कर दिया संविधान को। तो ये चीजें जोड़नी है, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले करंट अफेयर। चलिए छात्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से करंट अफेयर है और क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और किस देश के साथ, ध्यान दीजिएगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमेक्स 2024 किया गया है? तो यह है जापान के साथ। ठीक है, जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है। जापान के योकोसुका में शुरू हुआ है भारत और जापान के मध्य में युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है क्या? जीमेक्स। ठीक है, क्या है? जीमेक्स नाम इसका इस प्रकार से होता है, जीमेक्स। और अगर याद ना आए तो देखो, जा से जापान है और आई से क्या है? इंडिया। जीमेक्स काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी 2024 में भारत और जापान के साथ में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी और भी युद्ध अभ्यास आपको याद रखने हैं, जैसे गरुड़ शक्ति। ठीक है, ध्यान देना, जैसे गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ में होता है, गरुड़ शक्ति। ठीक है, ध्यान देना। और देखिए गरुड़ अलग है, गरुड़ युद्ध अभ्यास अलग है और गरुड़ शक्ति अलग है। जो गरुड़ होता है वो फ्रांस के साथ में है, जो गरुड़ होता है वो फ्रांस के साथ में है। ठीक है, लेवितिए ये भारत और सेशल्स के बीच में है। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में। अल नागाह ये भारत और ओमान के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। हैंड इन हैंड ये बहुत पूछता है एग्जाम में, ये भारत और चाइना के साथ युद्ध अभ्यास होता है। और ऑसिडिक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। प्रबल दोस्ती ये भारत और कजाकिस्तान के साथ बीच में होता है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में। मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में। तो युद्ध अभ्यास याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किसको नीति आयोग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो उत्तर है आशीष कुमार दास। ये है आशीष कुमार दास और इनको अभी हाल ही में नीति आयोग का निदेशक बनाया गया है। ठीक है, और जब भी बात होती है नीति आयोग की, ध्यान देना, जब भी बात होती है नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल। ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछा जाता है काफी। नेशनल और आई से इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, क्या भैया? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का गठन हुआ है सन 2015 में। ठीक है, ध्यान देना, नीति आयोग का गठन हुआ है सन 2015 में और इसका पुराना नाम था, ध्यान देना, पुराना नाम था इसका क्या? योजना आयोग। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। और इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, ये दोनों डेट एग्जाम में पूछता है कि आज योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में। यही योजना आयोग सन 2015 में इसको कर दिया गया क्या? नीति आयोग। और ये नीति आयोग, ध्यान देना, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है, ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, उस देश का प्रधानमंत्री। यानी हमारे भारत का जो नीति आयोग है इसका सदैव जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? अच्छा, नीति आयोग का काम क्या होता है? नीति आयोग का काम होता है पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या बनाना? पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, तो ये यार एग्जाम में आता है कि पंचवर्षीय का ये नीति आयोग का कार्य क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई कहां में, ठीक है,
यमुना जी द्वारा कहाँ में पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर है भैया, दिल्ली में, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में। हमारे केंद्र सरकार द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कहां पे पोषण उत्सव और पोषण का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, पोषण कार्यक्रम का मतलब क्या है कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग कुपोषण के शिकार हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि भाई 80,000 लोगों को यह 5 किलो राशन अगले 5 वर्ष देंगे। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमारे देश में आज भी बड़ी ज्यादा गरीबी है और हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो दिन भर में खाना नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए पोषण उत्सव मनाया गया है ताकि सरकार का यह प्रयास है कि जो लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं या जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा है उनको पोषण मिले। ठीक है, और जब भी बात होगी ना पोषण की, तो यार ध्यान रखना संविधान का, ध्यान देना, संविधान का भाग 4, ठीक है, ध्यान देना, संविधान का भाग 4 और क्या अनुच्छेद 36 से 51। ये क्या है, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, निर्देशक तत्व। ठीक है, ये एक संविधान का ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका हमेशा रहेगा, चाहे आईएएस पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसी को बोला जाता है कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं, इसी को क्या बोला जाता है, कल्याणकारी योजनाएं। यानी अपने राज्य की जनता का पोषण भरण करना, उसका कल्याण करना, उसको सुख में रखना और उसका स्वास्थ्य वृद्धि करना, यह काम किसका होता है, राज्य का होता है। तो कहीं ना कहीं पोषण का उत्सव, इसको आप इससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, कि राज्य संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत यह प्रयास करेगी कि राज्य की जनता का कल्याण हो सके। तो ये किसका विषय है, राज्य का। तो ये जरूर आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला, अच्छा ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पे देश के पहली हाइड्रोजन ईंधन की फेरी को लॉन्च किया, तो वो तमिलनाडु के थुथुकुडी में। देखिए ये है हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली नाव। ठीक है, हमारे भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली ये पहली नाव है और इसको लॉन्च किया गया है कहां भैया, तमिलनाडु के थुथुकुडी में। ठीक है, और जब भी बात हो जाएगी हाइड्रोजन की, ध्यान देना, जब भी बात होगी हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो होता है H2। हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या भैया, भविष्य का ईंधन कहा जाता है किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है तमिलनाडु की, तो ध्यान देना, तमिलनाडु के रामेश्वरम में, ठीक है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत की अंतिम भूमि है। किसकी, भारत की अंतिम भूमि। तो अगर आपसे पूछ ले कि भैया ये जो अंतिम भूमि है एग्जाम में, भारत की अंतिम भूमि किसे कहते हैं, तो रामेश्वरम को कहते हैं। ठीक है, और वो कहां पर है, तमिलनाडु को। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मैती केला, ठीक है, मैती केला ये जीआई टैग मिला है इसको, ये कहां का है, तमिलनाडु का है। मैती केला इसको जीआई टैग मिला है और ये कहां का है, मैती केले को जीआई टैग मिला, ये कहां का है, तमिलनाडु का है। और आपको बता दें तिरुर पान का पत्ता, ठीक है, तिरुर पान का पत्ता इसको भी जीआई टैग मिला है और ये कहां का है, तमिलनाडु का है। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में 2 रामसर स्थल को बढ़ाया गया है और पूरे भारत में तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, कुल मिला के 16 सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, कुल मिला के 16। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के जो 2 रामसर स्थल बढ़ाए गए हैं वो क्या है, उनके नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये थी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली नाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां
हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? तो ये उत्तर हुआ कहाँ पे? दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में अब इसकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है और यहाँ के लोगों का जो प्रजनन दर है वो बहुत कम है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया किस समुद्र के पास है? तो दक्षिण चीन सागर, ध्यान देना, दक्षिण चीन सागर के पास है, दक्षिण चीन सागर के पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने स्वदेशी S-400, हाल ही में किसने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो उत्तर क्या होगा? DRDO। अभी हाल ही में हमारे भारत की जो आयुध निर्माण और रिसर्च सेंटर जो संस्था है जिसका नाम DRDO है, इसने स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता क्या है? देखिए ये है S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। और ये काम कैसे करेगा? देखिए ये काम इस प्रकार से किया जाता है, ये सुदूर इलाकों में लगाया जाता है और ऊंचाई वाले इलाकों में लगाया जाता है, बॉर्डर वाले इलाके में लगाया जाता है। और जब भी कोई दुश्मन देश हमें मिसाइल मारने की कोशिश करेगा तो इसमें रखी अंदर की पहली जो मिसाइल रखी हुई है वो डिटेक्ट करेगी कि ऊपर से कोई मिसाइल आ रही है और हमारे देश में या हमारे आर्मी बेस में हमला करने वाली है। तो यहीं से स्वतः एक मिसाइल निकलेगी, यहां से स्वतः एक मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल जो मिसाइल हमें मारने के लिए आ रही है उसको हवा में ही उसका विनाश कर देगी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। तो जान गए दोस्तों कैसे काम कर रही है, ठीक है। जाने आप लोग ये काम कैसे कर रही है। दुश्मन देश कल को पाकिस्तान और चाइना ये सोचे कि भारत को उड़ा दिया जाए मिसाइल से, तो ये उसकी भूल होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे खुद का S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। काम कैसे करता है मैंने अभी बताया कि देखिए मान लीजिए कोई मिसाइल अगर आ रही है हमारे पास, तो ये जो सिस्टम होता है ये उसको हवा में ही डिटेक्ट कर लेगा और हवा में डिटेक्ट करने के बाद ये जो पाइप जैसा लगा है इसमें से विस्फोटक मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल को हवा में ही उसका विनाश कर देगी और इससे भूमि में या हमारे एयर बेस का या एयर फोर्स का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्वदेशी निर्मित है, ध्यान देना, ये क्या है? स्वदेशी निर्मित है S-400। इसका सफल परीक्षण किया गया किसके द्वारा? डिफेंस DRDO द्वारा। लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये तो स्वदेशी है। S-400 हमने अपना एक दूसरा डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने मंगाया था किससे? रूस से। तो एग्जाम में आ सकता है, ये तो स्वदेशी है, ये स्वदेशी है, लेकिन इससे पहले S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने मंगाया था कहां से? रूस से मंगाया था, ठीक है। इसको बनाने वाली संस्था कौन सी है? DRDO। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस, क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत आता है। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है भैया नई दिल्ली में, ठीक है। और जब भी आयुध निर्माण की बात होगी तो ध्यान देना, अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। और चिनूक हेलीकॉप्टर ये एग्जाम में आया है कई बार, ये ध्यान देना। चिनूक हेलीकॉप्टर ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। और इससे पहले S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये हमने कहाँ से लिया था? रूस से लिया था। और रफायल जो हमारा लड़ाकू विमान है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है कहाँ से? फ्रांस से लिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तमिलनाडु के कलपक्कम में, ठीक है। ये ध्यान देना, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के कलपक्कम में। और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तमिलनाडु के कलपक्कम में लगाया गया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तमिलनाडु के कलपक्कम में लगाया गया था, ठीक है। तो तमिलनाडु का मैती केला, फिर से याद करो, मैती केला, इसको क्या मिला है भैया? GI टैग मिला है। और यहाँ का तेरुर पान का पत्ता, ठीक है, तेरुर पान का पत्ता, इसको भी क्या मिला है? GI टैग मिला है। और यहाँ पर 2 रामसर स्थल, ध्यान देना, 2 रामसर स्थल जोड़े गए हैं। और कौन से जोड़े गए हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। और पूरे भारत में अभी वर्तमान में 82 रामसर स्थल है। पूरे भारत में अभी वर्तमान में 82 रामसर स्थल है, जिसमें सबसे अधिक 16 किसके पास है भैया? तमिलनाडु। 16 किसके पास है? तमिलनाडु। और 10 किसके पास है? यूपी के पास। 10 क्या है? यूपी के पास। तो अभी हाल ही में 2 यहाँ के जोड़े गए हैं, इनका नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में कहां भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, देखिए मछली डॉल्फिन है, हमारे भारत की राष्ट्रीय जलीय मछली, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय जलीय मछली क्या है, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो इसके लिए हाल ही में भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तो बिहार के पटना शहर में। कहां पे किया गया भैया, बिहार के पटना शहर में। अभी हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना कहां की गई है, बिहार के पटना में, ठीक है। और हमारे भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है, गंगा डॉल्फिन। और एक चीज आपको और याद रखना है, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, डॉल्फिन के लिए एक अभ्यारण्य भी है। कहां पे है, बिहार में है, तो ये चीज याद रखना है, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ठीक है। एग्जाम पूछ ले कि डॉल्फिन के लिए अभ्यारण्य कहां पे है, तो वो कहां पे है भैया, बिहार में, ठीक है। भागलपुर देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान देना, भागलपुर भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य। जब भी बिहार की बात होगी तो बिहार में क्या है, लीची बहुत होती है, क्या, लीची। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में लीची का होता है। और लीची अनुसंधान केंद्र भी कहां पे है, लीची अनुसंधान केंद्र भी कहां पे भैया, बिहार में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा, 7 मार्च को, ठीक है। चलिए यहां से हमारा करंट अफेयर खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।